मिट्टी में वो अपने सपने और सींच प्यार से जीना जो कुदरत के साथ में। कितना हंसी ये मौका है, तो रह जागरूक और सही है जो वो करे। हम खड़े हो जिंदगी के साथ, सब एक साथ, सब एक साथ। Good evening, everybody. Namaskar and welcome. It is so nice to see such happy, pleasant faces. Some of you are repeat guests, so thank you so much for coming once again. प्रभा खेतान फाउंडेशन एक गैर लाभकारी ट्रस्ट है जिसकी स्थापना 1980 के दशक की शुरुआत में स्वर्गीय डॉक्टर प्रभा खेतान ने की थी। कोलकाता में स्थित फाउंडेशन प्रदर्शन, साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा, लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। आज का कार्यक्रम आता है हमारा अंडर द बैनर ऑफ कलम। कलम का लक्ष्य हिंदी साहित्य को लोकप्रिय बनाना है। कलम लेखकों को और साहित्य प्रेमियों को संवाद के माध्यम से सीधे जुड़ने का मंच प्रदान करते हैं। यह एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाता है, जैसा कि इसके कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों की सूची से स्पष्ट है, जिसमें प्रतिष्ठित नामों के साथ साथ युवा प्रतिभाएं भी शामिल हैं जो हिंदी भाषा को मजबूत करने में मदद कर रही हैं। I would now like to request Payal, our executive from Hotel Radisson Blu, to welcome our very special guest this evening, Mr. Sushil Doshi. Namaste everyone. On behalf of Radisson Blu, I extend my hearty welcome to our guest, author Padma Shri, Mr. Sushil Doshi. He is an extremely celebrated Hindi commentator and now as an author, he has been awarded the Lifetime Achievement awarded by the Madhya Pradesh government. So now we look forward to an opportunity to hear the legendary commentary. I hope each one of us will have a fruitful and interesting conversation with our beloved guest for the day. And now I hand over the mic to Ms. Monica to take this over forward. Thank you so much. Welcome, sir. Thank you, Payal. Without much ado and wasting time on formality, I now request Jyoti to kindly escort Sir to the dais, stage. I have a sincere request to enjoy the conversation. Please switch off your mobile phones, and if you want to take photographs and you insist, then at least switch off the mobile bit, at least the volume. Yeah? Thank you very much. And good evening and welcome to everyone again. सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ये हमारी खुशनसीबी है कि आज हम जो आवाज़ हम पर्दे के पीछे सुना करते थे, आज हम उस आवाज़ से रूबरू हैं, आपको देख रहे हैं और आपको सुन रहे हैं। आपकी आवाज़, आपकी पहचान, आपके सुनने वाले, आपके करोड़ों प्रशंसक, इतने प्रशंसक हैं कि जो केवल आपकी आवाज़ सुनने के लिए क्रिकेट जैसे महान खेल के साथ जुड़े हैं। क्रिकेट कमेंट्री में अगर कोई आवाज़ लोकप्रिय है तो वो है सुशील दोशी जी की आवाज़। सुशील जी के नाम का कमेंट्री बॉक्स इंदौर के स्टेडियम में बनाया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। क्रिकेट में अपना योगदान देने के लिए सुशील जी को पद्मश्री जी से भी नवाजा गया है। ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है। कम शब्दों में व्यक्त करना, छोटे वाक्यों में खेल का बयान करना, ये एक ख्याति है, ये एक अचीवमेंट है जो हर कोई नहीं कर सकता है, जिसको सुशील जी ने पूरा किया है। सुशील जी आप इंदौर को बिलोंग करते हैं, एक ऐसा शहर जो बुनियादी तौर पर भाषा की जड़ों के साथ बंधा हुआ है, जहाँ पे भाषा को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर मैं सही हूँ तो आपने अपने कमेंट्री करियर की शुरुआत 1968 में करी थी। सर, मेरे प्रश्न एक के साथ एक बंधे हुए हैं, तो पहले ही प्रश्न में आपको 3 प्रश्न आ जाएंगे। सर, पहला ये है कि क्रिकेट कमेंटेटर ही क्यों,
और इस ख्याल की शुरुआत कहाँ से हुई और आपका बचपन कैसा रहा? देखिए, पहले तो आप सबको शुभकामनाएं और आपको बहुत धन्यवाद कि मेरे जैसे मामूली व्यक्ति को आपने अतिथि की तरह बुलाकर, क्योंकि मुझे याद है कि जो बहुत बड़े एक फिलोसोफर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उन्होंने कहा था क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे 11 मूर्ख खेलते हैं, 50,000 मूर्ख देखते हैं, लाखों मूर्ख सुनते हैं कमेंट्रीज और 2 मूर्ख कमेंट्री सुनाते हैं। ऐसी जमात के एक व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि की तरह बुलाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हाँ, मैं उससे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा उससे मैं सहमत नहीं हूँ और मुझे मालूम है कि आप भी सहमत नहीं है, इसीलिए आपने मुझे बुलाया। दूसरी बात ये कि जैसे कई बच्चे हमने देखा है कि जो बचपन से क्रिकेट खेलते रहते हैं, एक बच्चा कमेंट्री करने लगता है, तो मैं भी ऐसा ही करता था। तो उन दिनों जब छोटा था ना, 12-13 साल का, तो अंग्रेजी में कमेंट्री आती थी, तब हिंदी में कमेंट्री तो होती ही नहीं थी, अंग्रेजी में ही कमेंट्री आती थी। और जॉन आर्लॉट और ब्रायन जॉन्स्टन और ये लोग कमेंट्री करते थे, बड़े कमेंटेटर, तलियार खां, बॉबी तलियार खां बम्बई में कमेंट्री करते थे, तो इनकी कमेंट्री सुना करते थे। तो मैं इनकी एक बच्चे की तरह पागलपन की तरह इनकी नकल किया करता था और माता पिता कहते थे कि पागल हो गया क्या, ये क्या कर रहा है, उनकी नकल क्यों कर रहा है, ऐसे किस ख्याल से कर रहा है, तुझे बनना क्या है, पढ़ाई लिखाई कर, वो कहते थे। लेकिन मेरी शायद नियति लिखी थी, मैं कमेंट्री करता था। और फिर ऐसा हुआ कि जब मैं 13 साल का था तो कई जो क्रिकेट खिलाड़ी थे उनके जो फोटोज़ आते थे अखबारों में और मैगजीन्स में, उन फोटोज़ को कलेक्ट करता था एक एल्बम में और फिर लोगों को दिखाता था, तो बड़ा शौक था। जब 13 साल का हुआ तो मैंने एक बार अपने पिताजी से जिद की कि मुझे क्रिकेट मैच देखना। मुंबई, तब ब्रेबोर्न स्टेडियम पर एक मैच हो रहा था, भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और रिची बेनोव की टीम, जो विश्व विजेयी टीम थी, वो भारत आई हुई थी। और तो अब देखिए, गरीबी के दिन थे, 15 रुपए महीने के मकान में हम लोग रहते थे और हम 4 भाई हैं, चारों इंजीनियर, मतलब पिताजी की सारी कमाई इंजीनियरिंग के पढ़ाई में लगती थी। उसके बावजूद भी एक पिता का पुत्र के प्रति जो प्रेम होता है ना, उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे की जिद पूरी करनी है, तो मुझे बम्बई ले गए। देखिए, उन्हें क्रिकेट से कोई प्यार नहीं था, उन्हें अपने बेटे से प्यार था। माँ ने चपत भी लगाई मुझे कि अरे भाई, इसके पीछे काहे के लिए, ये तो वैसे ही बोलता रहता है, इसके पीछे क्यों इतना पैसा खर्च कर रहे हो। लेकिन पिताजी ने कहा नहीं, ये इसका दिल दुख रहा, तो ले जाता हूँ इसको मुंबई। ये बहुत बड़ी बात है सर जो आपने कही है। एक पिता का क्रिकेट से प्यार नहीं है लेकिन बेटे से प्यार है, उसके लिए पिता ने कुछ भी बेटे के लिए किया, बहुत बड़ी बात है सर। तो वहाँ आपको आश्चर्य होगा कि अब उनको ये तो पता नहीं था कि 50,000 लोग अगर अंदर बैठे हैं तो 50,000 लोग बाहर खड़े हैं। इस जुगाड़ में थे कि कहीं कोई टिकट मिल जाए, लेकिन टिकट तो मिलता नहीं था। तो हम पिता पुत्र, मुझे याद है आज भी, 4 दिन तक स्टेडियम, ब्रेबोर्न स्टेडियम के इर्द गिर्द चक्कर काटते रहे। चौथे दिन एक पुलिस वाले को हम पर दया आ गई, उसने पहचान लिया कि ये 2 लोग जो हैं बार बार घूम रहे हैं, इनको कुछ हो नहीं रहा, टिकट मिल नहीं रहे। तो उसने कहा कि पिताजी से कहा कि क्यों, कुछ जुगाड़ नहीं जमा, कहते अंदर नहीं घुस पाए। पिताजी ने कहा देखिए, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं है, बच्चे का दिल टूट जाएगा, हम इंदौर से आए हैं और बहुत दुखी हो जाएगा अगर ये मैच नहीं देख पाया। तो उसने कहा ऐसा करते हैं कि चाय पान के समय लोग बाहर आते हैं और जब अंदर जाती है ना भीड़, उस समय मैं इसे अंदर ठेल दूंगा। तो पिताजी खुश हो गए, पता नहीं पिता नाम की वस्तु कैसी होती है। ये खुश हो गए, बोले हाँ मैं बाहर खड़ा रह। उन्होंने कहा आपको बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, बच्चे को अंदर ठेल दूंगा। पिताजी ने कहा हाँ मैं बाहर खड़ा रहूँगा। मैं शायद अपने बेटे के लिए ऐसा नहीं कर पाता। मेरे पिताजी ने क्यों किया, ये अनुत्तरित है। पुराने ज़माने में पिता ऐसे ही होते थे, आज शायद पिता ऐसे नहीं होते होते हो तो मेरी नज़र में नहीं आते हैं, ये भी हो सकता है। तो वो फिर अब देखिए अंदर गया, स्टेडियम में देखा कि नॉर्मन ओनील, जिनके फोटो में इकट्ठे किया करता था एल्बम में, नील हार्वे, नॉर्मन ओनील बैटिंग कर रहे थे और रे लिंडवॉल को भी देखने में मुझे सफलता मिली। और बापू नाडकर्णी बॉलिंग कर रहे थे, 32 ओवर 27 मेडन 5 रन वाले, जो ऐसे किफ़ायती बॉलिंग करते थे।
उनको भी मैंने देखा, तो तबीयत खुश हो गई। तभी मेरी नज़र ब्रेबोर्न स्टेडियम के कमेंट्री बॉक्स की तरफ पड़ी। किसी ने मैंने पूछा कौन लोग यहाँ कौन बैठता, तो किसी ने बताया कि यहाँ 2 लोग कमेंट्री करते हैं, विजय मर्चेंट और बॉबी तलियार खां कमेंट्री कर रहे हैं। मैंने वो देखा स्टेडियम, तो मेरी आंखें भर आई कि क्या जगह है ये, बर्ड्स आई व्यू। ऐसा लगता है कि जैसे गेंद की स्विंग और सीम और सब दिख रही है यहाँ से, तो कितना बढ़िया व्यू दिखता होगा। तबीयत खुश हो गई। मेरे मन में एक हुक सी उठी कि क्या कभी इस जगह बैठकर मैं भी कमेंट्री कर सकूंगा। और देखिए जंगली सपने कैसे सच होते हैं। मैंने अपनी जिंदगी का पहला टेस्ट मैच सन 1972-73 में उसी कमेंट्री बॉक्स से, उसी ब्रेबोर्न स्टेडियम से मैंने किया। बोलेंगे जैसे एक बड़ा फेमस डायलॉग है ना, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की कोशिश करती है, तो वो आपके साथ हुआ। बिल्कुल लगभग वैसा ही रहा। और तो ये पहली शुरुआत, यहाँ से मेरा शौक और जागृत हुआ कमेंट्री के प्रति, जैसे आपका मूल प्रश्न जो था। फिर जब मैं 18 साल का हुआ, इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। अब वहाँ तो इंजीनियरिंग में कोई क्रिकेट की कमेंट्री तो कोई सिखाता नहीं। पढ़ाई लिखाई कितनी मुश्किल से होती है। जो इंजीनियर हैं या जिनके बच्चे इंजीनियर हैं, जिनके भाई बहन इंजीनियर हैं, वो जानते हैं कितनी मुश्किल होती है। तो बस इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, और चौथे साल में एक गवर्नमेंट से एक आदेश आया कि हिंदी में कमेंट्री होनी ही है। 1968 की बात। तब मैं पहुंच गया, गरीबी के दिन थे, तो मुझे याद है कि निकर पहनकर चला गया आकाशवाणी। मैंने कहा मैं कमेंट्री करना चाहता हूँ और मैं आई कैन डू कमेंट्री। तो पहले तो उन्होंने मुझे नीचे से ऊपर तक देखा और फिर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा कि सिंपली गेट आउट, पुट ऑन सम ग्रे हेयर्स एंड देन कम। थोड़ा तजुर्बे के सफ़ेद बाल तो लाओ भाई, उसके बाद फिर आना। कमेंट्री ऐसे होती क्या है, बॉबी तलियार खां 50 साल 60 साल की उम्र के होते हैं, इतनी उम्र रहती है। मैं छोटा बच्चा था, कोई ऐसे समाज में कोई ऐसी हमारी प्रतिष्ठा भी नहीं थी। भागा है तो भाग गए, वापस आ गए बच्चों की तरह, कोई फिक्र नहीं, अपमान भी महसूस नहीं किया। क्यों नहीं किया आज भी समझ में नहीं आता, ऐसे चला फुदकते हुए वापस आ गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, उनको कोई मिला ही नहीं। आखिरी वो दिन भी आ गया जिस दिन कमेंट्री। लोग कहते थे FPS सिस्टम का खेल, फुट पाउंड सेकंड का खेल, उसमें हिंदी कमेंट्री कैसे हो सकती है। उस समय हिंदी कमेंट्री होती ही नहीं थी, मतलब किसी ने सुना ही नहीं था कि कैसे होगा। अब कई लोग बोलते थे कि जैसे स्क्वायर लेग को हिंदी में क्या बोलोगे, क्या वर्गाकार पाँव बोलोगे, या मिडॉन, सिली मिडॉन को क्या बोलोगे कि मूर्ख मिडॉन बोलोगे क्या। तो कुछ आप कर ही नहीं सकते, कैसे करोगे, कौन सी भाषा का इस्तेमाल होगा, कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम इमेजिनरी कमेंट्री करके बताओ कैसे करते हो। तो मैंने अंग्रेजी में कमेंट्री करके बताई, ब्रायन जॉनस्टन, जॉन ऑर्वेल, किस शैली में आपको करनी है। तो उन्होंने कहा आप करके बताइए। तो मैंने अंग्रेजी में बताई, तो बोले आप बहुत अच्छी करते हो अंग्रेजी में तो आप, लेकिन हमको कमेंट्री हिंदी में करानी है। अब हिंदी में तो कमेंट्री कभी सुनी नहीं थी, पता भी नहीं था। किस्मत से मैं साइंस का विद्यार्थी था, लेकिन साहित्य का भी पढ़ता था। मतलब मुंशी प्रेमचंद से लगा के कन्हैयालाल, माणिकलाल मुंशी और चतुर्सेन शास्त्री, ये अपने जितने सुमन जी, जिनकी सब कविताएं, और जयशंकर प्रसाद का छायावाद, और ये सब अपनी मेहनत से मैं शौक के कारण पढ़ता था। और हिंदी में मेरे अच्छे नंबर आते थे, तो इसके कारण मेरी हिंदी अच्छी थी। तो मैंने हिंदी में करके बताई। उन्होंने कहा कि भाई अच्छी तो नहीं की, लेकिन शायद काम चल जाएगा, आप करो कमेंट्री। तो पहली कमेंट्री इस तरह से शुरू। आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब पहली कमेंट्री की ना, तूफान आ गया। लोगों ने कहा कि क्रिकेट की आत्मा को मार दिया। एक अखबार ने लिखा कि अगर ये जिंदगी भर भी कमेंट्री सीखें तो कभी कमेंटेटर नहीं बन सकते। और तीसरे ने लिखा कि अंग्रेजी खेल की हिंदी कमेंट्री, ये तो क्रिकेट खेल की हत्या है, और हत्यारों को कभी माफ नहीं किया जा सकता। ये तमाम चीजें, एक 19 साल का लड़का, तो दिल टूट गया, सच बताता हूँ। कई घंटों रोया बैठ के कि यार ये क्या हो। पिताजी ने कहा कि भाई तुम जरा ध्यान से कमेंट्री करो, सोचो कि कैसे होती है, ऐसे मत करो, परिवार का नाम ही खराब हो रहा है। जी मेरा सर इसी के ऊपर एक सवाल था। आपने 2 चीजें इसमें कही। पहले कि आपको जब उन्होंने बोल दिया कि गेट सम, पुट ऑन सम ग्रे हेयर फर्स्ट, आपने कहा मैं निकल के आया बाहर, मुझे बुरा भी नहीं लगा।
दूसरी चीज़ कि जब आपने कमेंट्री करी तो आपको बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। दोनों चीज़ें ऐसी थी कि अगर नॉर्मल इंसान कोई हो तो वो बहुत हताश हो जाए, निराश हो जाए, उस चीज़ को करना छोड़ दे। आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा और इसके अंदर जो आज आपने मुकाम लिया है वो कैसे आप वहां तक पहुंचे? और सर ये के बाद जो आप कंटिन्यू कर रहे थे मुझे वो भी सुनना है। नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि देखिए मैं यूं तो बहुत संकोची स्वभाव का था, लेकिन एक बात थी कि मेरी माँ बड़ी जिद्दी थी। जिद मुझे मेरी माँ से आई और लोक व्यवहार और प्यार मुझे पिताजी से मिला, लेकिन जो जिद थी मेरी माँ बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसने कहा बेटा अब तू दुनिया को दिखा दे कि तू कर सकता है, तू अब हमारा नाम खराब मत करना। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया कि अब छोड़ना नहीं, अब इन्होंने जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में लिखा है उन्हीं लोगों को लिखने दो कि तुम ही वो हस्ताक्षर हो जिसने हिंदी कमेंट्री को आगे बढ़ाया, तो मेहनत करो। ये मात्र शक्ति का प्रमाण है। उस समय भी बहुत पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन बड़ी महत्वाकांक्षी थी वो। मुझे याद है कि वो सहन ही नहीं हुआ उनको कि इस तरह से मेरे बेटे पे लोग आक्षेप लगा रहे हैं। तो ये इस तरह से शुरू हुआ। फिर कमेंट्री की तो जो भी आलोचना तो हुई, लेकिन फिर मेरे पिताजी ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि तुम अंग्रेजी में सोचना बंद करो। ये तुम अंग्रेजी कमेंटेटरों की नकल करते हो ना, उसको सोचना बंद कर दो, हिंदी में सोचो और हिंदी में बोलो। तुम क्या, उन्होंने खुद मुझे कहा कि कोई स्क्वायर कट करता है तो क्या करता है, तुम देखो और फिर अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो। तो मैंने देखा कि क्या करता है, स्क्वायर कट करता है। तो मैं देखा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद आती है, बैट्समैन अपनी गेंद की लाइन से अपने आप को अलग करता है, स्ट्रोक के लिए जगह बनाता है और स्क्वायर कट कर देता है 4 रन के लिए। तो ये इसमें क्या हो गया, भाषा भी बन गई, शैली भी बन गई और आपने पूरी बात हिंदी में समझा दी। एक स्ट्रोक्स को आप, जो सबसे मुश्किल काम था कि अंग्रेजी दां खेल के स्ट्रोक्स को जो कभी किसी ने हिंदी में नहीं सुना था, उस खेल को आप मेरे हिंदी में कहने में सफल हुआ। तो ये मैंने कमेंट्री की तो लोगों का रवैया थोड़ा बहुत बदला। तो ये एक क्रिकेट की भाषा शैली जो बनी वो उसके जन्मकर्ता आप हैं। हाँ, मैं तो जन्मकर्ता उन लोगों को भी मानता हूँ जिनकी कमेंट्री मैंने नहीं सुनी। अगर किसी की कमेंट्री सुनता मैं, तब अच्छा हुआ कि तब तक हिंदी की कमेंट्री नहीं होती थी। मैं कोई ब्रिलियंट विद्यार्थी तो था नहीं, इंजीनियरिंग में 5 साल सप्लीमेंट्री लाकर पास हुआ। तो कोई अगर करता होता तो शायद मैं नकल करने बैठ जाता। ये अच्छा हुआ कि कोई कमेंट्री नहीं करता था, तो मुझे झक मारकर अपनी शैली, अपनी भाषा खुद बनानी पड़ी। मुझे खुशी है कि आज जो देश में जितनी भी भाषा चल रही है हिंदी कमेंट्री की, वो जो मैंने भाषा ईजाद की कि हिरन की तरह दौड़ रहे हैं विकेट के बीच में, या 3 स्लिप और 1 गली इंतजार कर रहे हैं किसी भी कैच को लेने के लिए। वो जरूर बताइएगा कि दिन ढल रहा है और परछाई, सूरज की परछाई, वो मैंने आपका सुना है, वो आप जरूर एक बार सुनाइए। मुझे याद है कि पहले साहित्य का बड़ा स्थान था क्रिकेट में, और अब साहित्य को बड़ा महत्व दिया जाता था, आवाज को बड़ा महत्व। आज तो कर्कश आवाज वाले सबसे ज्यादा कमेंट्री कर रहे हैं। पहले तो आवाज की मधुरता को बड़ा महत्व दिया जाता। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि माइक्रोफोन जब हाथ में हो ना, तो उससे ऐसी बात करो जिस आज अपनी पत्नी 25 साल शादी के बाद अपनी पत्नी से बात करते हो उस तरह से मत करो। वो आप उससे उस तरह बात करो जो सगाई और शादी के बीच में जैसे बात करते हो, उस तरह से मीठा मीठा बोलो, हल्का हल्का बोलो, और कानों को मधुर लगे ऐसा बोलो, दिल हिलोरे लेने लगा ऐसे लगे ऐसा बोलो। लेकिन क्या होता है, लोग माइक्रोफोन आता है तो उनको लगता है कि इस पर टूट पड़ते हैं, जोर से बोलते हैं। मतलब जोर से बोलने से क्या होता है, आवाज पड़ जाती, मिठास खत्म हो जाता। तो ये एक नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो जब मैं आपसे सर बात कर रही थी और जिस तरह से आपने क्रिकेट को दर्शाया है उन लोगों के सामने जो कि स्टेडियम में नहीं है या जो टीवी के सामने नहीं बैठे हैं, रेडियो पे सिर्फ सुन रहे हैं, सो ये सबके लिए मेरा एक ये कहना है कि इस तरह की पिक्चर नहीं रहती कि महाभारत में धृतराष्ट्र के सामने संजय युद्ध का वर्णन कर रहे हैं और वो उसी तरह से उसको समझ रहे हैं और उसका पूरा बयान उनको जिस तरह से संजय ने बताया। तो मुझे लगता है कि क्रिकेट दुनिया के संजय आप हैं। आपने क्रिकेट को रेडियो के माध्यम से जहां तक टीवी नहीं जा सकता था, इंटरनेट नहीं जा सकता था, आपने वहां उसको पहुंचाया। मुझे लगता है ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद ये सब कहने के लिए। लेकिन उस समय क्या था कि टेलीविजन और ये तो था ही नहीं,
ये तो 1982 में आया, मैं तो 1968 से कमेंट्री कर रहा हूँ। और मैंने वो दिन देखे हैं जब आपको विश्वास नहीं होगा, जो मेरी उम्र के यहाँ ज़्यादा कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो उस समय होते तो एक एक पान वाले की दुकान पे 500 लोग खड़े होते थे और इतने लोग, एक एक शब्द ध्यान से सुना जाता था। और आपने जो प्रश्न पूछा ना सूरज की रोशनी और जो बात कर रही थी, वो भी मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे याद है कि दिल्ली में एक फिरोज शाह कोटला मैदान पे मैं एक मैच की कमेंट्री कर रहा था और सुनील गावस्कर कुछ 82-83 पर खेल रहे थे और शाम का वक्त हो गया था। तो मेरे मुंह से निकला कि शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयाँ लंबी हो रही हैं, लेकिन भारत का सूरज सनी गावस्कर अपनी पूरी चमक के साथ विद्यमान है। नॉट आउट था। तो अभी तब क्या हुआ कि वो बाउंड्री लाइन के पास में जो फील्डर खड़ा था उसने देखा कि लोग तालियां बजा रहे हैं, तो उसने कहा अभी तो कोई बॉल ही नहीं हुई, आप तालियां क्यों बजा रहे हैं? तो किसी ने कहा कि वो हिंदी कमेंटेटर ने कुछ ऐसी बात कही बहुत अच्छी। तो उस समय ये माजरा होता था हिंदी कमेंट्री का। आप किसी खिलाड़ी के बारे में एक बात बोल दो ना गलत, तो उसके परिवार वाले तुरंत फोन करते थे और शाम के वक्त आपके पास आ जाता था कि मेरा वो कैच ड्रॉप नहीं किया था, वो हाफ वाली पर ले पाया था। मतलब इतना इम्पैक्ट होता था तब हिंदी कमेंट्री का। अब एक छोटी सी कहानी आपको ज़रूर मैं सुनाना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमेशा कहा कर जहाँ भी जाता हूँ ना, अगर आप कलाकार हैं तो अपनी कला से उसे प्रदर्शित करिए। अगर आप गायक हैं तो अच्छा गाकर उसे प्रदर्शित करिए। अगर मैं कमेंटेटर हूँ तो अच्छी कमेंट्री करके मुझे बतानी चाहिए। उसी तरह से हमेशा अपनी कला को बोलकर, नरेंद्र हिरवानी का नाम आपने सुना होगा ना, हमारे इंदौर शहर के जहाँ हम रहते हैं। तो पहले टेस्ट मैच में 16 विकेट ले लिए थे। तो जिस दिन वो पहला टेस्ट मैच खेल रहा था उसकी कमेंट्री मैं कर रहा था। तो जय सिम्हा, मैं और बिशन सिंह बेदी और हम लोग पिच देखने जाते हैं सुबह, तो कि भाई पिच का मिजाज कैसा है देखें जरा। तो वह देखने गए तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी बम्बई के थे, उन्होंने कहा कि ये जो लड़का है ये असफल होने वाला है, आपके यहाँ से बहुत दबाव था इंदौर और मध्य प्रदेश से, तो इस कारण हमने इसे खिला लिया है, लेकिन ये ही इज़ गोइंग टू बी वन टेस्ट मैच वंडर, ही इज़ गोइंग टू फेल, ये सफल होगा ही नहीं, कुछ कर नहीं पाएगा और फिर इसका नाम आप कभी नहीं सुनोगे। अब बात की बात में उसने 16 विकेट ले लिए, विविन रिचर्ड्स के विकेट दोनों पारियों में, और विश्व रिकॉर्ड बना लिया। अब शाम को मैंने सोचा कि उन व्यक्ति को लेकर आना चाहिए टेलीविजन पर, दूरदर्शन तब दूरदर्शन से होती थी कमेंट्री तब। तो उनको लेकर आया। मैंने कहा सर हिरवानी के बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि जिस दिन उनका चुनाव भारतीय टीम में हुआ था उसी दिन हमें मालूम था कि भारत को कोई लड़का टेस्ट मैच जिता सकता है, तो यही लड़का जिता सकता है। तो ये होता है कि सफलता बोलती है, सफलता चुंबक की तरह आपको खींचती है, और अगर आप सफल हैं तो दुनिया आपके कदमों पर है, दुनिया आपके राग में राग अलापेगी। अगर आप नाकामयाब हैं, अगर हिरवानी कहने लगते हैं कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा बोलर हूँ और प्रदर्शन नहीं कर पाता, तो कौन सुनता उनकी बात? बिल्कुल बिल्कुल। अभी सर आपने जैसे कहा जिसका जो हुनर है उसको वो करके दिखाना अच्छा लगता है, तो हमें लगता है कि आपकी कमेंट्री आपका हुनर है, तो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, कोई भी कमेंट्री का आप कुछ भी किसी भी तरह से अगर आप कमेंट्री कोई एक सीन क्रिएट करें और हमें बताएं। और मेरी एक विश है कि जितनी भी ऑडियंस यहाँ बैठी है, क्योंकि हम सर को रेडियो पे सालों से सुनते आए हैं, हम तो बचपन से सुनते आए हैं, अपनी आंखें बंद करके सर को एक बार सुनेंगे, विजुअलाइज करेंगे एंड लेट अस सी द इम्पैक्ट, क्या इम्पैक्ट आता है। हमारे पास छोटे बच्चे भी हैं जो क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट लवर्स हैं यहाँ पर। आई एम श्योर हर कोई उस लम्हे को जीने की इच्छा रख रहा है आपके जरिए। तो आखिर में मैं सुनाता हूँ उसको, उसके पहले एक दो कहानियाँ जरूर आपको क्रिकेट की, आपको बड़ा मजा आएगा। 1982 में हम लोग पाकिस्तान गए थे, 2 बार पाकिस्तान गया हूँ, 1978 और 1982 में। 82 में मुझे याद है, पाकिस्तान में तो आपको हराने के लिए बुलाते थे, उनको रिश्तों का तो कोई परवाह नहीं थी, लेकिन वहाँ पर हम लोग गए कमेंट्री करने के लिए। और लाहौर में एक पार्टी रखी थी, हमारे मैनेजर थे फतेह सिंह राव गायकवाड़, जो बड़ौदा के महाराज, तो बड़े मशहूर थे, उनको सब लोग जानते थे वहाँ पर। तो उन लोगों ने पार्टी रखी, हम लोग भी चूंकि भारतीय थे तो लोगों को रिसीव कर रहे थे हम लोग, सुनील गावस्कर भी खड़े थे। तब हमने देखा कि अचानक हल्ला हुआ, वो आ गई। तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, कौन आ गई? मेरे भी यंग लड़का था तब, तो मैं अभी नहीं हूँ, कोई बात नहीं। तब मैंने कहा कि मैं भी आश्चर्यचकित हो गया, कौन आ गई भाई? निगाहें एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगा।
तभी एक देखा कि मध्यम वर्गीय एक महिला अंदर प्रवेश कर रही थी और उनके इर्द गिर्द बड़ा हुजूम चल रहा था और लोग हलचल मची हुई थी, वो आ गए वो आ गए। अब मैं तो पहचाना नहीं कौन है वो। फिर फतेह सिंह गायकवाड़ ने गावस्कर साहब का परिचय कराया कि हमारे कप्तान हैं, दुनिया के सबसे बड़े ओपनिंग बैट्समैन हैं, इनका नाम तो आप जानती ही होंगी। उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो इमरान खान और ज़हीर अब्बास को जानते हैं। फिर उन्होंने सनी भाई को, सुनील गावस्कर साहब को पूछा कि थोड़ा सा पकास भी गए थे कि ऐसा कैसा जवाब दिया। उन्होंने कहा आप तो जानते ही होंगे, ये मल्लिका तरन्नुम नूरजहां है, आप तो इनको जानते ही होंगे। तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम तो इनको नहीं जानते, हम तो लता मंगेशकर को जानते। दो तीन बातें आपको नहीं कहता तो मज़ा नहीं आता। जी आपने कहा है जैसे कमेंट्री आप बाद पे एंड में करके बताएंगे ताकि हम हाई नोट पे अपने ऑडियंस को छोड़े, तो वहाँ ना जाते हुए मुझे आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि आपका 50 साल का जो करियर आपका रहा है, इसके अंदर पहली चीज़ तो ये कि आपकी आवाज़ इतनी जानी मानी है, आप इतनी फेमस पर्सनालिटी हैं, तो किसी पॉलिटिकल नेता ने, पॉलिटिकल पार्टी ने आपको अप्रोच नहीं किया कि आप हमें ज्वाइन करिए और हमारे लिए कैनवसिंग करिए? नहीं, वो उसमें दिलचस्पी, मैं मुझे सच बताता हूँ, कोई कितना भी बड़ा पद दे दे, मेरे को कमेंट्री के अलावा किसी चीज़ से शौक ही नहीं है। मतलब सिंपल बात है कि लाइफ में एक एम है कि एक अच्छा व्यवसायी बनना, पहली चीज़ तो अच्छा कमेंटेटर बनना, और दूसरी चीज़ की एक अच्छा व्यवसायी बनना। मतलब देखो गरीबी के दिन देखे हैं, आज देखो हमने वो 15 रुपये महीने के मकान में रहते थे, आज होंडा के 4 शोरूम्स हैं हमारे इंदौर में। तो हमने बड़ी मेहनत की है ज़िंदगी में, और ये हमारा कर्तव्य है कि जैसे हमारे पिताजी ने हमें आगे बढ़ाया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम ये तमाम जो तकलीफ़ें हमने देखी हैं वो नहीं देखें। बहुत अच्छी बात सर। इसी के चलते जब आपने इतना अपना एक्सपीरियंस लिया अपने करियर के अंदर, तो हर एक के करियर में उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, उसमें से आपका कौन सा ऐसा एक एक्सपीरियंस रहा है जो आपके दिल के बहुत करीब रहा, या जिस एक्सपीरियंस ने आपको एक नया नज़रिया दिया आपके गेम को देखने का या लोगों को देखने का? देखिए वैसे तो कई चीज़ें रहती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि काम वो करना जिससे दिल को सुकून मिले। और मैं सच बताता हूँ कि कमेंट्री के अलावा मुझे कोई शौक ही नहीं। मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ और सब खेल वगैरह सभी खेलता हूँ। टेबल टेनिस भी आप नेशनल लेवल पे, कॉम्पिटिटिव लेवल पे खेलते हैं? नहीं, उस लेवल पे तो नहीं खेलता, लेकिन ऐसा फिटनेस बनी रहती, फिटनेस के हिसाब से खेलता हूँ। क्रिकेट भी खेला हूँ, लेकिन जब हाथ पैर चलाने से कहीं आगे नहीं बढ़ पाया तो हमने सोचा कमेंट्री करें, तो उसमें आगे बढ़ गए, तो अच्छी बात है। जो कमेंट्री जब आपकी इसी के ऊपर आगे मेरा क्वेश्चन मैं अलग सा पूछती हूँ। कमेंट्री आप इतने सालों से कर रहे हैं, एक दशक था जब 60 ओवर के मैच होते थे, फिर 50 ओवर के मैच हुए, सो मैचेस में डिफरेंट चेंजेस होने शुरू हुए। कमेंट्री बॉक्सेस के अंदर भी जो कमेंटेटर्स थे उनके अंदर भी चेंजेस हुए, अब क्रिकेटर्स भी कमेंट्री करते हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक है? नहीं, ये तो देखिए मुझे 1968 मैंने खुद ही अपनी पोल खोल दी, 1968 से कमेंट्री कर रहा हूँ, तो 55 साल तो कमेंट्री करते करते हो गए, ठीक है। और पहले टेस्ट मैच के भी 50 साल पूरे हो गए। 1972 में पहला टेस्ट मैच किया था, आज 2023 चल रहा, तो 50 साल टेस्ट मैच के भी हुए। देखिए आप ये समझिए कि अभी मुझसे ज़्यादा अनुभवी कोई कमेंटेटर है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा कमेंटेटर हूँ, लेकिन इतना अनुभव बहुत कम लोगों के पास रहता है। दूसरी बात ये कि हमेशा मैं ये मानता हूँ कि आप वक्त के साथ नहीं चलोगे तो वक्त आपको पीछे ठुकरा देगा, वक्त आपको पीछे छोड़ देगा। हमेशा ध्यान रखो कि जैसा चल रहा, एक बार मैं मेरा बेटा तो बहुत सफल बिजनेसमैन है, उससे मैंने पूछा था एक बार कि यार हाउ कैन आई हेल्प यू इन योर बिजनेस, वो मेरे लाइफ का टर्निंग मोमेंट है। उसने कहा कि बाय नॉट कमिंग टू द बिजनेस। तो वो बिल्कुल सच बात कह रहा था, क्योंकि हम लोग जो है ना मुश्किलों से ज़िंदगी में आगे बढ़े, हम पैसा बचाने में विश्वास करते हैं, वो लोग पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं। थोड़ा बहुत ढुल भी जाए तो कोई बात नहीं, पैसा इतना कमाएंगे कि कोई अर्थ नहीं है जितना आप खर्च कर, वो सही है, हम गलत हैं। ये जब सीख लिया ना, तब मैंने समझा कि टेस्ट मैच की कमेंट्री अलग तरह की, टेस्ट मैच की कमेंट्री होगी तो गहराई से बात करनी है, तकनीक की बात करनी है, और अच्छे वाक्य बोलने हैं, खूब वक्त है आपके पास, और अच्छा साहित्य भी बात करनी है, खिलाड़ियों के बारे में विस्तार से बताना। 50-50 ओवर्स और जब 20 ओवर्स का खेल हो तो उसमें रोमांच भरना है, उसमें खेल आवाज़ को ज़रा रोमांचक बना के रख, वक्त कम रहता है तो रोमांच ज़्यादा भरना। तो कहते हैं ना वक्त के साथ में बदलता गया।
साथ ही कमेंटेटर्स बदलते गए, लेकिन मैं कायम रहा। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है सर इसी पूरे प्रोसेस में आपने लर्निंग अपनी कहीं बंद नहीं करी, आप यू आर ऑलवेज अ लर्नर, ये मुझे एक चीज़ समझ में आई। और मुझे लगता है एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लर्नर टिल द टाइम दे लीव द अर्थ। वो मुझे एक चीज़ लगती है कि हर कोई सीखता रहे, और आप में वो सीखने का जज्बा, आपने अपने आप को वक्त से चेंज किया। कहीं मैंने आपकी एक इंटरव्यू में सुना था कि आपके फादर ने आपको एक बहुत अच्छी सीख दी थी कि अगर उसमें अपना मन और दिल नहीं लगाओगे तो उसमें से कुछ सीख नहीं पाओगे। क्या आप उसको थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? हाँ, वो जो चीज़ थी तो पिताजी का मेरे जीवन में बहुत बहुत फर्क है। मतलब वो क्या है, वो बहुत उस समय के हिसाब से बीकॉम थे, मतलब आई एम टॉकिंग ऑफ माय फादर, यू नो। तो उस समय बहुत लोग पढ़े लिखे इतने होते नहीं थे। तो उनका मेरा पहला आर्टिकल छपा था इलस्ट्रेटेड वीकली में, मैंने हिंदी में लिखा था, उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, तो इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छप गया था उस समय, जब मैं 18-19 साल का था। तो उनकी हर जगह वो क्या करते थे, हर बच्चे में एक अपनी प्रतिभा ढूंढते थे और उसमें मदद करते थे। तो वहाँ से जो हम लोग आगे बढ़ना शुरू हुए, तो उन्होंने एक बात कही थी कि किसी भी चीज़ को दिल से महसूस करो, और जब महसूस करोगे तो लोगों को महसूस कराने में सफल होगे। तो ये बात जो है ना जीवन में, तो मैं भी जब भी कमेंट्री मेरी पता नहीं किसने सुनी, बट जिन लोगों ने भी सुनी होगी, आपको लगा होगा कि इंटेंसिटी जो होती है ना, उसकी तीव्रता अंदर जो हृदय से फील करके मैं बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ा कमेंट मेरी ज़िंदगी में अगर कोई मिला है ना, वो ये है कि देखिए तरह तरह की आवाज़ें होती है, बच्चन बारीटोन, किसी ने कहा होगा मोटी आवाज़, पतली आवाज़, मीठी आवाज़, है ना, और बड़ी कानों को लगने वाली कर्णप्रिय आवाज़, कोई बहुत ही कर्कश आवाज़। लेकिन मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सुना कि ईमानदार आवाज़। तो मुझे एक व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारी ये आवाज़ जो है ना, आकाशवाणी के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कहा कि आपकी आवाज़ जो है वो ईमानदार आवाज़ है। इससे बड़ा कमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में, आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब भी ये सुनता हूँ। और एक तीसरा कमेंट जो कभी भी मैं, मतलब कई बार ईश्वर न करे कभी मुझे गुमान हो किसी भी चीज़ का, वो मुश्ताक अली साहब जो पद्मश्री थे और 1936 में जिन्होंने शतक लगाया था इंग्लैंड के खिलाफ, मतलब इंग्लैंड की भूमि पर शतक लगाने वाला पहला भारतीय मुश्ताक अली साहब, वो हमारे इंदौर के थे। तो एक समारोह में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि ईश्वर ने मुझे, यानी मुश्ताक अली साहब को, बनाया है क्रिकेट खेलने के लिए, लता मंगेशकर को बनाया है गाना गाने के लिए, और हमारे ये सज्जन बैठे ना सुशील जोशी, इनको भेजा है हिंदी कमेंट्री करने के लिए। तो हालांकि मुझे मालूम है कि वो मेरा दिल हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा बोल रहे थे, लेकिन उस समय कानों को बहुत भला लगा। हौसला बढ़ाने के लिए ना वो सच्चाई थी, क्योंकि आज तक जो ईमानदारी, फिर से मैं कहूँगी आपकी आवाज़ में, एक मधुरता आपकी आवाज़ में, और एक जो कनेक्शन सुनने वालों के आपकी आवाज़ के साथ बनता है, वो और जो कमेंट्री अभी कर रहे हैं वे भी उनके साथ इतना नहीं बन पा रहा है, तभी हम आपको हमेशा सुनना चाहते हैं। इसमें एक दो बातें ज़रूर, मैं अगर आप नहीं सुनेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे एक हमारे क्रिकेटर जो आजकल कमेंट्री, आपने जिनका पूछा था ना कि वो क्रिकेटर कमेंट्री करते हैं, तो एक खिलाड़ी घायल हो गया, मतलब डाइव किया तो उसको पैर लगड़ाने लगा, तो उन्होंने कहा कि इनका चाल चलन खराब हो गया है। ठीक है। फिर एक विश्वनाथ जब शतक लगाया तो एक कमेंटेटर ने कहा, जो पहला शतक लगाया था ना, तो किसी हिंदी कमेंटेटर ने कहा था उस समय, मुझे याद है, कि विश्वनाथ के शतक पर सारे खिलाड़ी खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। फिर एक ने, अभी कमेंट्री सुन रहे थे, तो एक जो बहुत ज़्यादा जो इस तरह से कहावतें कहते हैं, उन्होंने एक बात कही कि मालिक मेहरबान तो गधा पहलवान। फिर उन्होंने कहा कि मालिक मेहरबान तो धोनी पहलवान। तो अब किससे उन्होंने तुलना कर दी, उनको भी शायद ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे कई चीज़ें हैं। जैसे एक ने कहा कि कमेंट्री के दौरान, जैसे कहते हैं ना, अंग्रेजी में तो बहुत आसान लगता है कि व्हेन ही डिपार्टेड, तो फिर नया आदमी कौन आया और उसने रन बनाया, ऐसा कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने उसका अनुवाद किया कि जब वो गुजर गए, तो अब लोग तो, अगर आप सडनली कमेंट्री सुन रहे हो और कोई कहा कि ये गुजर गया, तो आप तो सदमा खा जाएंगे ना। वो गुजरा है ना गुजरा, आप नहीं गुजर जाएंगे, ये डर लगता है। तो इस तरह की बातें होती है। तो मैं हमेशा क्रिकेटर्स का मैं बहुत आदर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कमेंट्री में आए, लेकिन उस भाषा का भी सम्मान करें
जिसमें वो बात कर रहे हैं। मैंने अधिकांश क्रिकेटर्स को देखा है जो भाषा का सम्मान नहीं करते। वो कहते हैं कि हिंदी भी कोई भाषा है क्या, कुछ भी बोल लो चलती है। और अंग्रेजी में कभी किसी को बोलते सुना है क्या, आई इज गोइंग, आर दे इज कमिंग। अगर आप कितने भी बड़े आदमी हो, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आपको कोई सहन नहीं करेगा। लेकिन हिंदी में चल रहा है, क्रिकेट खेली जा रही है, विकेट गिली हो रही है, तरह तरह की बातें, मतलब एक भी वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं। जब आप व्याकरण की दृष्टि से सही कोई वाक्य बोलते हो ना तो कानों को बड़ा भला लगता है। नहीं, बिल्कुल सही कहा सर, अपनी भाषा का बहुत महत्व रहता है। भाषा आपको आपकी जड़ों के साथ जोड़ के रखती है। और यू कमिंग फ्रॉम इंदौर, अहिल्याबाई होलकर की जो धरती है, वहाँ से ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री को बहुत कुछ वहाँ से मिला है। और उसकी जो माटी की खुशबू है, उसका जो एक गठन है अपने में, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो हमें देखने में मिलता है। सर, एक दो क्वेश्चन और लूँगी, देन वी विल मूव टू ऑडियंस क्वेश्चन। एक बड़ा क्विक क्वेश्चन कि आजकल का जो क्रिकेट है उसमें जो महिलाएं क्रिकेट खेल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या विचार है, किस तरह से दुनिया उसको देखती है? नहीं, भारतीय लड़कियां बहुत अच्छी खेल रही हैं, फाइनल तक पहुंची विश्व कप में। हम जानते हैं कि किस तरह से खेल रही, और पैसा बहुत आ गया है महिलाओं के पास भी। तो मतलब ये अच्छी बात है कि चलो उनको पुरुषों के बराबर पैसा मिलने लगेगा, तो ये तमाम चीज़ें। लेकिन महिलाओं का भी कर्तव्य है, उनको ऐसा नहीं कि केवल हक की बात करें, लेकिन परिणाम भी दिखाएं कि हम भी किसी से कम नहीं है। कोशिश करें कि वहाँ पहुँचे, उस स्तर तक पहुँचे। अब फुटबॉल देखते हैं तो पुरुषों से के बराबर खेल रही, इतना अच्छा वर्ल्ड फुटबॉल भी देख रहा था, इतना अच्छा लगता है कि महिलाओं का ये स्टैंडर्ड है। तो लगता है कि हाँ, इनको मिलना चाहिए। लेकिन हम बहुत फ़र्क देखते हैं कई खेलों में, क्रिकेट में भी देखते हैं। वो ताकत तो खैर नहीं आती, लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ दुनिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं, भारत की भी कुछ 2-3 लड़कियां कैसे छक्के लगाती हैं आजकल, अच्छा लगता है देखकर। और मुझे याद है कि विश्वनाथ एक बार बहुत असफल हो रहे थे पाकिस्तान में, तो कुछ ने उन्हें चूड़ियाँ भेज दी थी, 1978 की बात है। तो चूड़ियाँ भेज दी थी और कहा था कि शांता रंगास्वामी को इनकी जगह खिला लो। शांता रंगास्वामी तो भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत अच्छा खेलती थी। तो इसका मतलब महिलाओं ने कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में अपना हक तो बता दिया है। तो ये तो इसमें कोई, और आप लोगों को देखो, और मेरी ज़िंदगी में भी बहुत महिलाओं का बहुत मुझे याद है कि मेरी पत्नी को तो इतना शौक नहीं है क्रिकेट का, तो मैंने सोचा कि अनुवाद करूं। तो मैंने एक बार कहा कि जैसे बहुत बाउंड्री लाइन के बाहर मेरी पत्नी का नाम रेखा है, तो मैंने कहा कि सीमा रेखा पार कर दी। तो उन्होंने कहा भाई ये रेखा तो मैं हूँ, लेकिन सीमा कौन है? तो इस तरह की कई बातें होती है। एक बार किसी ने पूछा उनसे कि भाई आप इतनी धारा प्रवाह कमेंट्री करते हैं, तो क्या आपके सामने भी बोल पाते हैं? तो उन्होंने कहा बेचारे बोल पाते होते तो इतने धारा प्रवाह क्यों करते हैं? ऐसा नहीं कि महिलाओं का मेरी जिंदगी में हाथ नहीं है, काफी हाथ है। सब विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करते हैं। सर, आपकी नई किताब जो है आंखों देखा हाल, ये आपकी नई बुक है जो अभी आपने इसको रिलीज किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। इसकी कहाँ से इसका प्रेरणा आपको मिली, और इस किताब में क्या हमारे दर्शक पा सकते हैं? नहीं, इसमें देखिए, ये आंखों देखा हाल एक तरह से मेरी ऑटोबायोग्राफी भी है। तो मुझे ये तो मालूम था कि मेरी ऑटोबायोग्राफी कोई क्यों पढ़ेगा। मेरी ऑटोबायोग्राफी के साथ इसीलिए मैंने 50 साल के भारतीय क्रिकेट के हालात भी इसको साथ साथ लेकर चला, क्योंकि मेरी ज़िंदगी क्रिकेट के बिना अधूरी है। तो जो क्रिकेट साथ मैंने देखा है, और मेरी जो परिस्थितियों के साथ में क्रिकेट के जो हालात रहे दुनिया भर में, वो सब तमाम चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं। तो और दूसरी बात ये कि एक ऐसा लड़का जो 15 रुपये महीने के मकान में रहता था, टाटपट्टी वाले स्कूल में पढ़ता था, स्कूल में मुर्गा बनता था और रूलर के डंडे खाता था मास्टर के, वो लड़का अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमेंटेटर बन सकता है, तो आप लोग तो सब बुद्धिमान हो, अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हो, आप लोग तो बहुत ऊंचे जा सकते हो। तो एक ये प्रोत्साहन भी उस तरह से है कि ज़िंदगी में हार नहीं मानना। एक क्षेत्र में कहीं कमज़ोर हैं तो कहीं और जगह पर आप ज़रूर बेहतर होंगे, ये विश्वास मन में हो। और जिनके बेटे हैं, जिनके भाई हैं, वो बता सकते हैं, जिनकी बहन है वो बता सकते हैं कि भाई फिक्र न करो, कोई ऐसा क्षेत्र खुलेगा कहीं। हर आदमी में एक ऐसी प्रतिभा होती है जो दूसरे में नहीं। वो प्रतिभा कब मिलेगी? अब जैसे माइक्रोफोन आया तो अचानक प्रतिभा जागृत हो गई। तो मैं सोचता हूँ ये जो ऑटोबायोग्राफी है, एक तो हिंदी में किसी कमेंटेटर की ऑटोबायोग्राफी छपती नहीं है, और पेंगुइन जैसे बड़े पब्लिशर ने छापी है, तो और बड़े अच्छी तरह से छापी है। तो मैं समझता हूँ कि
ऐसा नहीं कि कुछ मेरा कुछ नाम हो गया, नाम तो है ही कुछ, उसमें कुछ किताब लिखने से कुछ होना नहीं, लेकिन फिर भी एक ये संदेश तो होगा कि हिंदी में कमेंट्री कैसे शुरू, कई लोगों को मालूम ही नहीं रहता किन मुश्किलों से गुजरे, कैसे हालातों में उस समय के कमेंटेटर 15 रुपए दिन में कमेंट्री की, 15 रुपए दिन में, और एक साल में 1 लाख रुपया जेब से लगा, जबकि पिताजी गरीब थे और हम जानते हैं उनकी सारी कमाई हमने झोंक दी, लेकिन शौक था और आगे बढ़ने की तमन्ना थी, तो ऐसा रखेंगे तो कोई भी आगे बढ़ सकता, हम जैसा मामूली व्यक्ति अगर आगे बढ़ सकता तो आप लोग तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, बहुत इंस्पिरेशन रहा सर आपको सुनना। अब क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड है, क्या अब आप हमको एक दृश्य ऐसा बनाएंगे जिसको हम सुन सके और एक माहौल क्रिएट कर सके कि हम क्रिकेट स्टेडियम में बैठे। एक सवाल और पूछिए आप सुशील भाई से, और वो उनकी एक्चुअली जिस तरीके से शाहरुख खान का वो आइकॉनिक स्टेप है डांस का, वैसे सुशील भाई का भी एक आइकॉनिक स्टेटमेंट है। बिल्कुल सर, हम वो भी सुनेंगे आपसे। 1979 में सुनील गावस्कर खेल रहे थे, 221 स्कोर किया था उन्होंने, और इंडिया 438 को चेस कर रहा था लास्ट में। तो सुशील भाई का वो जो आइकॉनिक स्टेटमेंट है कि जिनके दिल कमजोर है वो अपने रेडियो सेट्स बंद कर। सर पहले तो वो स्टेटमेंट, बिल्कुल वो स्टेटमेंट, उसके बाद वो माहौल। हाँ, नहीं वो ओवल टेस्ट में लंदन की बात है, ओवल टेस्ट मैच था, 438 रन भारत को जीतने के लिए बनाने थे और सबने कह दिया था कि हो ही नहीं सकता, इतने रन तो भारत जीतता ही नहीं था तब विदेशों में जाकर, तो कोई हो ही नहीं सकता काम और भारत हार जाएगा ये मैच। और चेतन चौहान और गावस्कर ने मिलकर बड़ी भागीदारी कर ली थी और गावस्कर ने 221 रन बना लिए थे और जीत की राह पर थे, 60 रन बनाने बाकी थे, 60-70 ही गेंद बाकी थी, तो आराम से रन बन सकते थे, विकेट भी काफ़ी कायम थे। तब मैंने देखा कि कुछ लोग, उस समय बड़ा रोमांच था, एक मिनट में 1 रन नहीं बनते थे तब अलग तरह का क्रिकेट था और कुछ सोच भी नहीं सकता, आज जैसा नहीं, ऐसे पिचेस भी नहीं होते थे, तो आराम से रन बड़ा मुश्किल था बनाना और डिफेंस पे ज़्यादा ध्यान था। अभी IPL वगैरह होते नहीं थे, तो उस समय लग रहा था कि भारत तो हार ही जाएगा। तब मैंने देखा कुछ लोग बाहर जा रहे हैं ग्राउंड से, तो मैंने पूछा किसी से कि हाउ कैन यू लीव द मैच एट दिस स्टेज, इट इज़ एट सच एन एक्साइटिंग स्टेज और पीपल आर कमिंग इन, यू गोइंग आउट। तो उन्होंने कहा कि वी हैव हार्ट प्रॉब्लम, हमें दिल की बीमारी है और ये जो रोमांच है हमारे दिल को भारी पड़ सकता है, इसलिए हमारे डॉक्टर ने सलाह दी कि इस तरह का कोई रोमांच अपने दिल पर न ले, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। तो तब मैंने सोचा कि इंग्लैंड के लोग तो इतने भावुक होते भी नहीं, ये तो भारत के तो कितने भावुक होते हैं हम लोग क्रिकेट के प्रति। तो मैंने सोचा पूरे भारतवर्ष में जो मेरी कमेंट्री सुन रहे हैं, करोड़ों लोग कान लगाए सुन रहे हैं, कोई टेलीविज़न तो था नहीं, तो करोड़ों लोग कान लगा के सुन रहे हैं बिल्कुल, तो वो उनकी भी यही हालत होगी, उनमें कई को हार्ट प्रॉब्लम भी होगा। तो मैंने तब कहा था कि ये मैच अब कमज़ोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है, और जिनके दिल कमज़ोर हों शायद उनके डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे होंगे कि कमेंट्री न सुने, क्योंकि ये रोमांच उनके दिल के लिए भारी पड़ सकता है। तो ये आवाज़ में थोड़ा कंपन भी पैदा किया था, तो इतनी प्रशंसा हुई। आज भी लोग उस वाक़े को याद, जैसा आपने कहा, आज भी याद रखते हैं उसको और बार बार गिनाते हैं, कई लोग रिपीट भी करते हैं उस बात को जब भी ऐसा कोई मौका आता है। बट कोई बात नहीं, तो मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था कि मील का पत्थर बनना है, लेकिन ये कि उस समय इंस्पायर्ड होकर, उत्साहित होकर जो कुछ भाषा मन से निकली वो मैंने कही, आपने दिल से दिलों को दिल से दिलों को छूने की कोशिश की। आपने सही बात कही, अब आपसे ये शब्द हमने सीख लिया सर मेरे पास प्रश्न बहुत है, मेरा एक बहुत करीबी प्रश्न था जो मैं पूछना चाह रही थी, आप उसका आंसर भले बाद में दीजिएगा क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। मैं एक पूछना चाह रही थी कि आज के क्रिकेट में और पहले के क्रिकेट में क्या डिफरेंस है, वो आप बाद में ज़रूर बताइएगा। अभी मेरी बहुत इच्छा है कि हम क्रिकेट स्टेडियम को ऑब्जर्व करें आपकी कमेंट्री के थ्रू। तो आप अपनी आंखें बंद करिए, खुली रखिए, जैसे आपको विजुअलाइज करना है आप करिए। मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम से मैं सुशील दोशी आपका स्वागत करता हूं। आप तो जानते ही हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पर 5वां और अंतिम टेस्ट मैच खेला जा रहा है और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ, 50,000 दर्शकों की मौजूदगी है। स्टेडियम में काफ़ी रोमांच है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला भी दिलचस्पी के मामले में सभी मुकाबलों का बाप कहा जाता है। तो ये मैच चाहे हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट से बात करिए या फिर
बाहर जाकर किसी टैक्सी चालक से बात करिए, सभी एक ही बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के इस मैच में होने क्या वाला है। तो ये मैच शुरू हो रहा और भारत की तरफ से गावस्कर और चेतन चौहान मैदान संभाल चुके हैं। इमरान बॉलिंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, बहुत लंबा रनअप लेते हैं, उनकी आदत है शुरू में विकेट टपकाने की, और सुनील गावस्कर की आदत है शुरू में विकेट नहीं देने की। तो यह मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। बहुत लंबा रनअप लेते हैं, पूरा स्टेडियम खामोश है इस समय, देख रहे हैं। और इस समय इमरान बॉलिंग करने के लिए तैयार। जो फील्डिंग की जमावट जो है इस तरह से आपको बता देता हूँ, 3 स्लिप और 1 गली, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ये है ऑफ साइड फील्ड, और ऑन साइड में एक मिड ऑन, मिड विकेट और एक फाइन लेग बिल्कुल बाउंड्री लाइन के पास। 6 फील्डर्स ऑफ साइड में, 3 ऑन साइड में। इमरान पवेलियन की तरफ से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गावस्कर को, ओवर पिच ऑफ स्टंपर, और गावस्कर आगे आए, हाफ वॉली पर लिया, ड्राइव किया ऑफ साइड में, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से चालक के लिए। That's a wonderful talent and answer, and we thank you so much for presenting that to us. हमारे बहुत सारे यहाँ पर ये क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे हाथ खड़े होने वाले हैं आज। Over to you, Priyanka. Thank you. I'm so sorry audience, but I have to ask this. And मुझे ये भी बोलना है कि मैं मतलब क्रिकेट के नाम के सी भी नहीं जानती हूँ, बट मुझे आपका ज्योति ने आपका इंट्रोडक्शन संजय क्या दिया, और मुझे जिन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कि आप हिंदी कमेंट्री के भीष्म पितामह हैं। तो हमारा सच्चा प्रणाम भीष्म पितामह को। मुझे ये पूछना है कि आपने अब खुद ही बताया कि आपका इतना बड़ा लंबा करियर है, 55 साल का, आपने बहुत क्रिकेटर्स देखे हैं, किस क्रिकेटर ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? नहीं, मैं तो सुनील गावस्कर का बड़ा फ़ैन हूँ, और अक्सर बात मुझे एक बार चौंक गया, क्रिकेटर तो बहुत बड़े थे ही। एक बार दक्षिण अफ्रीका में हम लोग कमेंट्री करने के लिए गए थे, और वहाँ पर शाम को हम लोग साथ में बैठते थे तो गप्पे मारने के लिए। तो पहले तो मैं बड़ा सब ने कहा कि भाई सुशील दोषी के कमरे में बैठेंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई मुझ में ऐसी क्या विशेषता हो गई, मेरे कमरे में क्यों बैठेंगे। तो मुझे टूर के बाद किसी खिलाड़ी ने बताया कि तुम्हारे कमरे में इंदौर का सेव मिक्सचर और चिवड़ा रहता है। अब ये मत समझो कि तुम बहुत अच्छे कमेंटेटर थे। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही था। उन्होंने कहा कि देखिए, हज़ारों लाखों लोग कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन हूँ, और दुनिया मेरे कदमों में, दुनिया कह रही है कि इससे बड़ा ओपनिंग बैट्समैन कभी हुआ नहीं। कान पक गए, लेकिन बोले मुझे अच्छा लगेगा अगर 4 आदमी ये बोलने भी वाले भी मिल जाएं कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, तो मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये आदमी कह रहा है कि लोकप्रिय आदमी होने से भी बड़ी बात होती है अच्छा आदमी होना। ये मेरे जीवन में ये सब लोगों के लिए उतरने जैसी बात है। हेलो सर, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ पूनम मिश्रा एंड आई एम बिग फैन ऑफ यू। मैंने आपकी जो ओवल वाली जो कमेंट्री है वो तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरा बहुत बड़ा मर्फी का रेडियो था, वहाँ कान लगा के सुन रही थी मैं भी उस समय। तो आई थिंक रात का 12 बजे का समय था वो। तो मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आज भी रोमांच बना हुआ है भारत पाकिस्तान के मैच के बीच में, और आपने तो कई कमेंट्री किए। अब भारत पाकिस्तान के मैच पे यदि मान लो कोई क्रिकेट अपने विकेट जल्दी गिर जाते होंगे, तो आप कमेंटेटर लोग क्या फील करते थे? आपको कैसा लगता था उस समय? क्योंकि आपको तो कमेंट्री बैलेंस करके करनी है। उस समय आपको कुछ ऐसा गुस्सा भी आता होगा, या कमेंट्री में उनकी तारीफ भी कर रही है पाकिस्तान की, तो उस समय आपको कैसा एहसास होता था कमेंट्री करते समय? नहीं सर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि कमेंटेटर का नाम है निष्पक्ष रहने की कला। जैसे तीसरा अंपायर रहता है ना, निष्पक्ष अंपायर, उसी तरह हम लोगों के भी वही हाल। दिल में कितने भी तूफान उठ रहे हो, हमें खामोश रहना, हमें निष्पक्षता का दामन नहीं छोड़ना, और निष्पक्ष रहने की कला ही अच्छा कमेंटेटर बनाती, और सत्य बोलने की कला। मैं कमेंट्री को सत्य बोलने की कला भी कहता हूँ, क्योंकि अगर आप सच बोलने की आदत बचपन से नहीं है आप में, अगर आपके घर वालों ने सच बोलने की आदत नहीं बनाई, तो फिर आप कमेंट्री में भी सच नहीं बोलेंगे। तो एक गलती हो जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है। दर्शकों के विनम्रता के साथ बोलिए तो आपका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा।
मुझे याद है कि रांची डूंगरपुर ने मुझे एक बार तुरंत माइक्रोफोन पर आकर कह दिया था कि भाई एक बात मुझसे गलती हो गई, अब आई बेग टू अपोलोजाइज फ्रॉम द लिसनर्स। मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मेरे मन में ये बात घर करके, देखिए श्रोताओं वो देख नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें गलत सलत बयान कर दें। कई कमेंटेटर्स आज भी ये सोचते हैं, रेडियो के कमेंटेटर्स मैंने देखा कि भाई देख कौन रहा है, उनको क्या मालूम है, हमने तो धारा प्रवाह बोल दी। धारा प्रवाह बोलना नहीं, आपकी जिम्मेदारी सोचो, बड़ी पवित्र कला है ये। अगर आप एक जैसा आपने कहा ना कि संजय की तरह, महाभारत का संजय जो है ना पहला कमेंटेटर था, अंधे आदमी को अगर आप वो दिखा दिया आपने पूरा युद्ध का दृश्य, तो उसके बराबरी तो हम कर नहीं सकेंगे। लेकिन फिर भी एक बात तो है, सत्य तो बोलना चाहिए, तो निष्पक्ष रहने की कला आनी चाहिए। नमस्कार सर। सर ये जो आपने बोला निष्पक्ष रहने की कला, तो यू बीन टू पाकिस्तान एंड बहुत पढ़ा है कि भाई 11 प्लेयर्स के साथ 13 प्लेयर्स खेलते थे, एंड एज अ कमेंटेटर हाउ डिड यू मेंटेन दैट न्यूट्रलिटी येट tell exactly what was happening, because Pakistan umpires were renowned for giving decisions in favor of Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मैं एक ही बात कहता था कि हमारी नज़र में तो आउट है, लेकिन आउट नहीं दिया, क्योंकि क्रिकेट के नियमों के अनुसार, ये भी कहता था क्रिकेट के नियमों के अनुसार आप इसलिए आउट नहीं है कि आप आउट हैं, आप इसलिए आउट हैं क्योंकि अंपायर की नज़र में आप आउट हैं। ये क्रिकेट का नियम है। तो अंपायर की नज़र में अगर आप आउट नहीं है तो आप नॉट आउट हैं। तो बड़ी सारे, या तो क्रिकेट के नियमों को बदलिए लेकिन क्रिकेट का अगर नियम है कि अंपायर की नज़र में आप आउट हैं, तो फिर आप इसलिए आउट नहीं है कि आप आउट हैं, आप आउट होते हुए भी नॉट आउट हैं। तो इससे बात स्पष्ट हो जाती थी कि गड़बड़ हो गया है। इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मतलब यू हैव वॉच्ड क्रिकेट फ्रॉम 1968, आइकन्स, हार्ड वर्किंग सिंसियर प्लेयर्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आज के प्लेयर्स हार्ड वर्किंग नहीं है, सिंसियर नहीं है, बट मे बी ईच वन ऑफ देम इज 100 crores वर्थ XYZ। और पब्लिक परसेप्शन अब थोड़ा सा ऐसा है कि while they are iconic figures, these are also players who play for money. तो in this change from playing for the country to playing for the money, ये कैसे, क्योंकि आई रिमेंबर एक कमेंटेटर ने अपना पॉइंट दिया, हिंदी में ही कमेंटेटर, अगेंस्ट वन ऑफ आवर सुपरस्टार्स, और इतना बवाल हो गया कि मतलब उस कमेंटेटर को इवेंचुअली विड्रॉ करना पड़ा उसमें से। तो ये आपका जो प्रोफेशन है उसमें यू हैव टू बी ट्रूथफुल, यू हैव टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली। तो आप लोगों पे कितना प्रेशर होता है कि जेन्युइन आप बता सकें कि ये ठीक हो रहा है या गलत है? नहीं, आजकल तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक बात तो ज़रूर है कि मैं तो जो अपने मन में हो रहता है, जो सही है वो बोलने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात आपने ठीक कही कि देखिए जहाँ जहाँ इंसान है, जहाँ जहाँ ग्लैमर है, जहाँ जहाँ पैसा है, वहाँ वहाँ लालच भी है। और क्रिकेट का ही नहीं, आप पीढ़ियों का इतिहास देख लीजिए, पूरा इतिहास देख लीजिए भारत का, विदेशों का, कहीं भी, कि जहाँ भी इस तरह की बातें होती, जहाँ पैसा ज़्यादा होता है वहाँ लालच अपने आप आ जाता है, गलत काम होते ही है। तो इंसान, इसीलिए तो भगवान अगर देवता कहलाएगा, अदरवाइज तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक आदमी पैसे को चलाए तब तक तो ठीक, लेकिन जब पैसा आदमी को चलाने लगे तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। इंसान के तौर पर नीचे गिर गया। तो आज आप जो ठीक कह रहे हैं कि अभी परिस्थिति वैसी हो रही कि पैसा आदमी को चलाने लगा, थक हार कर भी इंसान जो होता है पुर्जों की तरह, मशीन की तरह खेल रहा है, अपने शरीर को झोंक रहा है, मतलब घायल होकर भी बताता नहीं है कि मैं घायल हूँ कि नहीं हूँ। ये तमाम चीज़ें क्रिकेट में भी आ रही हैं, लेकिन ये सामाजिक पतन का एक प्रतिबिंब है। आज हम लोग भी तो सब समाज में देख रहे हैं ना, आदमी पहले कोई बेईमान आदमी पकड़ा जाता था तो शर्मिंदा महसूस करता था, अब वो स्मार्ट महसूस करता है। ये फर्क पड़ गया समाज में। थैंक यू। गुड इवनिंग, मेरा नाम लीना है और आपने जैसा कि बताया कि 1972 से एक हाफ सेंचुरी हो गया है आपको इस प्रोफेशन में। आज भी जब आप सुबह उठते हैं तो व्हाट एक्साइट्स यू टू डू योर बेस्ट?
नहीं, मैं तो आज भी देखिए मेरी इच्छा तो रहती है कमेंट्री करने की कई मैचेस में। अभी जैसे क्रिकेटर्स का बोलबाला हो गया, लगता है कि अब सारे क्रिकेटर्स को ही, क्योंकि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऐसा कर दिया है कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बना ही इसलिए कि क्रिकेटर्स को कामकाज और उनको पैसा दे, उनका कर्तव्य ही है। उनके जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि क्रिकेटर, तो वो क्या सोचते हैं क्रिकेटर्स को हम काम दे रहे हैं, लेकिन हम कमेंटेटर्स लोग कलाकार, कला की दृष्टि से देखते हैं, तो वो ये नहीं सोचते, वो तो सोचते हैं क्रिकेटर्स को काम देना। तो एक निराशा भी होती है कि कहते हैं ना, जिसको कहते हैं ना गधे गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो जब ऐसा लगता है ना तो दुख भी होता है कि जो भाषा के साथ अन्याय करते हैं, गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, वो उनके हर एक के वो भी रहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा को देना, ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं। वो बैलेंस जो होता है ना, सेंस ऑफ बैलेंस जो होता है, जैसे क्रिकेट में सहवाग की सबसे बड़ी बात क्या, सेंस ऑफ बैलेंस, उसका शरीर का बैलेंस बहुत अच्छा रहता है, इसलिए वो ही इज एबल टू हिट 4s and 6s एफर्टलेस। वैसे ही जो बैलेंस खो देते हैं ना, तो वो मुश्किल हो जाता है। तो ये बैलेंस खोने वाली बात है। तो हम देख रहे हैं कि लोग अपना बैलेंस खो दे रहे हैं, मतलब क्रिकेटर्स लोग जो कमेंट्री करते हैं, तो वो सेंस ऑफ बैलेंस कब आता है, एजुकेशन से। और हम लोगों ने तो इंजीनियरिंग किया, कोई नवी फेल वालों से हम लोग तो तुलना नहीं कर सकेंगे ना क्रिकेट भले बड़ा खेलते हो, लेकिन नवी फेल वाला आप देखिए कैसे संतुलन स्थापित करेगा, उसको क्या मालूम कि व्हाट इज द सेंस ऑफ बैलेंस। सबसे बड़ी बात है सेंस ऑफ बैलेंस, तो वो नहीं आता है क्रिकेटर्स में, तो एजुकेशन से आता है। अब हम लोग, मैं तो फिक्र नहीं करता, लोग नहीं कह पाते ये बात, मैं कह रहा हूँ, जोर से कह रहा हूँ। सुशील भाई नमस्कार, आपका नागपुर में स्वागत है। एक्चुअली मैं सुशील भाई से जो मेरे ताल्लुकात हैं वो 1977 से हैं, तो मैं जो मतलब इसलिए है 77 से कि मैं क्रिकेट का सी भी सुशील भाई की कमेंट्री से सीखा, और आज मैं लोकमत का स्पोर्ट्स हेड हूँ। तो शुरुआत मेरी जर्नी जो है सुशील भाई से ही हुई है। सुशील भाई ने क्रिकेट को इतना कुछ दिया है कि उसकी कोई हम मतलब तुलना ही नहीं कर सकते। लेकिन मैं अब एक सवाल फॉरवर्ड लुकिंग पूछना चाहूँगा सुशील भाई से कि अब वर्ल्ड कप को सिर्फ 51 डेज बचे हैं, तो क्या उम्मीद है इंडिया की? अब जो हालात अभी चल रहे हैं क्रिकेट अपनी टीम के, नंबर 4 को लेकर भी स्ट्रगल चल रहा है और टीम पूरी बिखरी बिखरी लग रही है, तो आपका क्या असेसमेंट है वर्ल्ड कप में? आप ठीक कह रहे हैं, मैं लगातार ट्वीट भी कर रहा हूँ इस विषय में, और मैं कह रहा हूँ कि प्रयोग लगातार चल रहे हैं। जब दूसरे देशों की टीमें बन चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं, घोषित हो चुकी हैं, तब हमारे यहाँ प्रयोग चल रहे हैं, और फिर पता चल रहा है कि 11 खिलाड़ी कौन से चुने, अभी ऊहापोह कायम है। तो ये जो चीज़ है ना, ये टीम को स्थायित्व नहीं देती, तो इससे कारण भारतीय क्रिकेट टीम की बहुत ज़्यादा संभावना दिख रही है। एक ही संभावना है कि भारतीय हालात में मैच हो रहे हैं, गेंद स्विंग और सीम होने वाली नहीं है, तो भारतीय पिचेस पे तो भारत फिर वैसे ही खेलते हैं, आप जानते हैं। I'm sorry, I have to interrupt this absolutely fascinating conversation. समय की जरा यहाँ पे कमी हो रही है. I'd like to thank Jyoti Kapoor for conducting this conversation in such a charming manner. Thank you. And of course, दोषी जी, आपका तो तहे दिल से धन्यवाद. जितना कहे उतना कम है. Thank you for sparing time and being with us. I would now like to request Mr. Madeen Khan, Sports Head Lokmat, to kindly give a memento of our affection to Mr. Sushil Doshi. ये मेरे लिए गर्व की बात है। Thank you, Mr. Khan. We would like to thank our hospitality partner, Hotel Radisson Blu, our media partners, Lokmat. We would also like to acknowledge Prabha Khaitan Foundation for continuously giving us these fascinating opportunities in the city of Nagpur. Ehsas Ladies of Nagpur, Parveen Tuli, Jyoti Kapoor, Priyanka Kothari, and yours faithfully, Monica Bhagwadar. Last but not the least, our wonderful audience, thank you for coming and being such an appreciative and interactive audience. You really encourage us to excel. A request, if there are more members from the family, we request to take just one book per family. So I would invite you to come here and get a book autographed by Sir.
A lot of people have a lot of questions unanswered. The sadly, sir is leaving at 7 o'clock. That's not a question actually. I want to share one moment. Okay, बोलिए. If you don't mind. नहीं ठीक है, आवाज आ जाएगी शायद. जी. तो मैं यहाँ फोटो शेयर कर रहा था ग्रुप में, तो जो रिटर्न मैसेज आया मैं पढ़ना चाहता हूँ सिर्फ आपके लिए. एक जो मैसेज आया है इसमें, it must be a great experience to have a chat with such a legend, preserve the rich memories. ये नहीं, बाहर से भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है आपके लिए. I would request you to come in your room and get your book signed. Sorry, आप लोग बहुत लोगों को प्रश्न पूछने थे पर समय की बहुत ज़्यादा नज़ाकत है. I don't know why दोषी जी 7 बजे के फ्लाइट से वापस जा रहे हैं. We would have continued otherwise. Yeah, thank you. कितना हंसी ये मौका है तो रह जागृत और सही है जो वो करे. हम खड़े हो जिंदगी के साथ, सब एक साथ, सब एक साथ. यही है